प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत एक नए वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिहाज से अनिवार्य हैं, जो परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं या ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की अधिकतम संभावना है, ऐसे सभी प्रश्नों को आपके लिए हाईटेक हिंदी लेकर के आ रहा है। एनटीए नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और कॉलेज लेक्चरर के सभी मित्रों के लिए यह वीडियो समान रूप से लाभकारी है। इस वीडियो को लाने का हमारा मकसद ये है कि आपको हम उन प्रश्नों से, उन तथ्यों से परिचित करा सके जहां आपका ध्यान अक्सर नहीं जाता है। रिवीजन या किसी अन्य कारण के जो प्रश्न छूट जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल करके हम बात करना चाहते हैं। तो आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। काव्य लक्षण। काव्य लक्षण की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, एक तो भामा की है। पूछा जाता है आपसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये जो है किसकी पंक्ति है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा भामा। यहां से प्रश्न बनता है और जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह है, दूसरा प्रश्न है, रुद्रट से प्रश्न बन सकता है और वह प्रश्न है ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम, यहां से प्रश्न बनता है। पूछते हैं कि ये जो है किसका कथन है, या जो है ये पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? रुद्रट की है। कई बार कथन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विद्वानों की जो पंक्तियां होती हैं, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों में लिख रखे हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में आती है। कई बार हमने आपको बताया है कि नागरी प्रचारणी सभा से यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जिसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। 1940 में परिवर्धित और परिष्कृत संस्करण आया था उस पुस्तक का। उसमें प्रवृत्तियों को लेकर के, कवियों को लेकर के, लेखकों को लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं का जिक्र किया है। परीक्षा में वहां से प्रश्न बनते हैं। आज का जो वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन हम 5 प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं और सभी मित्र हमारे जितने वहां जुड़े हुए हैं वे सभी प्रतिदिन 5-5 प्रश्न प्रेषित करते हैं। उन प्रश्नों में जो यूनिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उठा करके हम यहाँ आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप लोग भी उसका विशेष रूप से लाभ उठा सके। रामचंद्र शुक्ल का कथन जायसी के संबंध में है। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था? क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर की गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। अब परीक्षा में प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा। 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बनेगा कि यह कथन किसके संबंध में है। प्रश्न पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है। ऑप्शन में आपको तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, जायसी जैसे कवियों के, भक्त कवियों के नाम, संत कवियों के नाम दिए होंगे और प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जायसी होगा। या दूसरा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जायसी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है, और तब इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये देखते हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बायसनेस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से महत्व दिया है। कबीर को स्थापित करने का हिंदी साहित्य में जो श्रेय जाता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बरक्स हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आए थे। आप मित्र हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में वे कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो गिनी जाती हैं। उनकी 3-4 पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और बात की है। उन किताबों के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ईश्वर का विरह। अगला जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हमने लिया है आपके लिए, वह है ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ
भक्ति की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। किसी की आंख नहीं खुल सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आती है और उसका मूल रूप उर्दू, जिसे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी और फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई है, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। जी हाँ, ये जो है कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं, भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही है, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में देखने को मिलती है। किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत जल्दी हम आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके आने वाले हैं हिंदी साहित्य, जिनमें विशेष रूप से पूछा जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हम वीडियो लाने वाले हैं। जैसे जीआईसी की अभी वैकेंसी आई हुई है और वहां भी हिंदी विषय को लेकर के हम बात करने वाले हैं। उनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे मित्र हैं जो आने वाली परीक्षाएं देने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी की, केवीएस, एनवीएस की या जीआईसी की, जीडीसी की, वे लोग इन प्रश्नों पर जरूर ध्यान देंगे, कथनों पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, गांधी नीति प्रश्न पूछा गया है, गांधी नीति निबंध के लेखक कौन है? दो प्रश्न यहां बन रहा है। एक, क्या गांधी नीति किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। और दूसरा प्रश्न, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक किसकी है? जैनेन्द्र की है। जी हाँ, जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है त्यागपत्र, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और साथ ही आप हमें यह बताइएगा कि जैनेन्द्र के समकालीन कौन कौन से उपन्यासकार हैं जो वर्तमान दौर में सक्रिय थे और लिख रहे थे। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध की रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इकलौती महिला कवयित्री हैं जिन्होंने छायावाद की चतुष्टय में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? यह निबंध है किसका? विद्यानिवास मिश्र का। ध्यान रखना है, ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, और उनका ये महत्वपूर्ण निबंध है काव्य भाषा और काव्येतर भाषा। इस प्रकार के निबंध निबंधकारों से भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जायसी पर हाईटेक हिंदी ने वीडियो बनाया हुआ है। व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत हमने कबीर पर भी वीडियो बनाया है, हमने तुलसी पर भी वीडियो बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन वीडियो को आप सबने देखा होगा। कई सारे मित्रों ने उसे सराहा है, कमेंट किया है, अपने मित्रों के बीच शेयर किया है। जो हमारे नए मित्र जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हाईटेक हिंदी के जो पुराने वीडियो हैं उनको आप जरूर देखेंगे। कालिदास की निरंकुशता किस लेखक की रचना है? पूछा गया है कालिदास की निरंकुशता, ये निबंध विधा की रचना है। और किसकी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। जी हाँ, दौलतपुर रायबरेली में किसका जन्म हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। मूलतः ये रेलवे और डाक विभाग में नौकरी करते थे। हिंदी से इनका कोई सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी से जुड़े जो है, तो उसके बाद इन्होंने हिंदी में जो हिंदी भाषा के लेखन की जो बात है उसमें इन्होंने अमिट छाप छोड़ी। साहित्य सुमन निबंध किसका है? पूछा गया है साहित्य सुमन नाम का शीर्षक निबंध किसका है? तो यह निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। साहित्य और साहित्यकार तथा दूसरा है साहित्यकार की आस्था किसका निबंध है? यह निबंध है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने बड़े खूबसूरत निबंध लिखे हैं। यदि आपको पुस्तक कहीं मिले तो इन निबंधों को आपको पढ़ना चाहिए। समाज और साहित्य निबंध किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का निबंध किसके जीवन पर केंद्रित है? यह अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ उन महत्वपूर्ण उपन्यासों पर जो इलाचंद्र जोशी के हैं। हम उन उपन्यासों में चित्रित जो समस्याएं हैं, जो उनका मूल कथ्य है, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इलाचंद्र जोशी के 4 उपन्यास आपको दिए जाएंगे, उनमें चित्रित 4 समस्याएं दी जाएंगी,
और आपसे कहा जाएगा कि आप उनको सुमेलित करिए। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई एक उपन्यास दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस महत्वपूर्ण उपन्यास का कथ्य क्या है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि इस महत्वपूर्ण उपन्यास में चित्रित समस्या या संवेदना क्या है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि फला उपन्यास जो है किस समस्या पर केंद्रित है, या आपको समस्या दी जा सकती है और पूछा जा सकता है यह समस्या किस उपन्यास से उठाई गई है। तो हम देखते हैं इलाचंद्र जोशी, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की एक विशेष परंपरा रही है। उनमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे जैसे महत्वपूर्ण जो है साहित्यकारों के नाम लिए जाते हैं, उपन्यासकारों के नाम लिए जाते हैं। तो हम जैनेन्द्र की बात करते हैं। जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है लज्जा। हमने आपको बताया था इस प्रकार के तथ्य अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना पड़ेगा। वहां हम प्रतिदिन जो है 5 प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं और ये प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमारे बहुत ही जो है प्रतिबद्ध मित्र जुड़े हुए हैं और वे लगातार अच्छे अच्छे तथ्य जो अनेक पुस्तकों से पढ़ते रहते हैं और उसे प्रेषित करते रहते हैं। हम उनके विशेष रूप से आभारी भी हैं। लज्जा ये जो उपन्यास है ये 1929 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1929 में। घृणामयी, पहले इसका नाम था घृणामयी और बाद में ये लज्जा के नाम से प्रकाशित हुआ। लज्जा में होता क्या है, लज्जा में क्या दिखाया गया है? आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया। अभी हमने आपको बताया था कि ये इलाचंद जोशी जो हैं ये मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके रचनाएं करते हैं। काम चेष्टा पर केंद्रित जो है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास किसका है? लज्जा इलाचंद जोशी का है। सन्यासी, सन्यासी आता है 1940 में। कब आता है? 1940 में। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में। अब देखिए यहां से प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से इलाचंद जोशी के उस उपन्यास का नाम बताइए जो आत्मकथात्मक शैली पर केंद्रित है। इसका नायक कौन है? नंद किशोर है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सन्यासी उपन्यास का नायक कौन है, तो इसका नायक कौन है? नंद किशोर है, जो अहम भाव का, नंद किशोर के अहम भाव का विश्लेषण इलाचंद जोशी ने किया है और अंत में दिखाया है कि नंद किशोर क्या हो जाता है? सन्यासी हो जाता है। नंद किशोर का अहम भाव और नंद किशोर का सन्यासी होना दोनों ही मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है और मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है किसने? इलाचंद जोशी ने। पर्दे की रानी उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है इलाचंद जोशी का, जो 1942 में आता है। इस उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वैश्या माता की पुत्री है। यह जानकारी उसमें हीनता की ग्रंथि को उत्पन्न करता है। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर आ जाता है। सुपरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हीनता और उच्चता की ग्रंथि होती है, तो उसके अंदर क्या है? हीनता की ग्रंथि आ जाती है और समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। कौन? निरंजना। ये नायिका है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्दे की रानी उपन्यास की नायिका कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निरंजना होगा। प्रेत और छाया अगला उपन्यास है, उन्हीं का महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेत और छाया, और ये 1944 में आता है। आपसे पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है उपन्यासों के, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1944 है। उस उपन्यास में नायक पारसनाथ को पता चलता है कि उसकी मां क्या है? वेश्या है। उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वह समस्त नारी जाति से घृणा करने लगता है। जी हाँ, आप देखेंगे कि ये जो उपन्यास दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी के सभी उपन्यास जो आपकी आजादी के इर्द गिर्द लिखे गए हैं। इसमें जो समस्याएं हैं वो महिलाओं को केंद्र में रख करके कई सारे उपन्यास इलाचंद जोशी ने लिखा है। निर्वासित, निर्वासित का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 है। 1946 में ये उपन्यास आता है। इस उपन्यास में महीप नाम का जो युवक है, एक भावुक कवि है, वह नीलिमा को प्रेम करता है, किंतु उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक नहीं है। महीप अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता स्थापित करके नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है। वह क्रांतिकारी बन जाता है। उसका अंत एक निराश प्रेमी का अंत बन जाता है। वह अस्पताल में रोगग्रस्त होकर के मर जाता है। जी हाँ, यहाँ प्रेम को लेकर के जो है, प्रेम का मनोविज्ञान क्या होता है उस पर जो है इलाचंद जोशी ने प्रकाश डाला है कि किस प्रकार एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो उससे प्रभावित नहीं होती। यहाँ लिखा गया है कि निराश प्रेमी होकर के वो अस्पताल में क्या होता है? रोगग्रस्त होता है और मर जाता है। जहाज का पंछी, ये उपन्यास भी किसका है? इलाचंद जोशी का है। 1954 में आता है। इस उपन्यास में कथानायक एक शिक्षित नवयुवक है। वह कलकत्ता महानगरी में काम की तलाश में भटकता है। कलकत्ता नगरी
वह जहाज है जिसके चारों ओर भटक कर वह वापस आ जाता है। और यही क्या है, यहीं से उसका शीर्षक लिया गया, यानी कि एक महानगर, महानगर जो है क्या है, एक विकल्प के रूप में दिखाया गया है, और एक ऐसा विकल्प है कि जो अकाट्य विकल्प है, उसके अलावा दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसी ऐसी समस्या को चित्रित किया गया है कि गांव में रोजगार नहीं है और शहर में जाने के बाद जो है वहां से लौटना जो संभव नहीं है। कलकत्ता एक ऐसी नगरी है, वो बताया गया है, जहाज है कि जहां पर भटक भटक करके उसको जो नायक है उसको वहीं रहना पड़ता है। कथानायक ज्योतिषी के रूप में, गिराकट के रूप में, ट्यूटर के रूप में, धोबी के रूप में, मुनीम के रूप में, भादुड़ी परिवार में रसोइये के रूप में, चकले के रूप में और निपट अकेली संपन्न महिला लीला के सेवक के रूप में भी आधुनिक महानगरी की विविध जीवन स्थितियों का अनुभव करता है। ये चीज दिखाया गया है आपको जहाज के पंछी नाम के उपन्यास में। वह मध्यम वर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। दो तीन बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि यह उपन्यास क्या है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, मध्यम वर्गीय युवाओं का जो है प्रतिनिधि उपन्यास है। और उसके बाद इसमें जो विभिन्न रूप दिखाए गए हैं मध्यम वर्गीय युवक के, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें कथानायक ज्योतिषी के रूप में, गिराकट, ट्यूटर, धोबी, मुनीम के रूप में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा जहाज का पंछी। मुक्तिपथ, मुक्तिपथ नाम का उपन्यास है इलाचंद जोशी का और ये 1948 में आता है। इस उपन्यास में कथानायक राजीव विधवा सुनंदा से प्रेम करता है। प्रेम जो है, प्रेम और मनोविज्ञान, ये इलाचंद जोशी की जो कथा साहित्य है उसमें आपको बहुत देखने को मिलता है। सुनंदा की नारी सुलभ सुकुमार भावनाओं को महत्व नहीं दे पाता और निराश होकर सुनंदा वहां से चली जाती है। इस प्रकार का कथ्य जो है मुक्तिपथ उपन्यास में चित्रित किया गया है। सुबह के भूले, ये रचना जो है 1951 में आती है। इस उपन्यास में गुलबिया, आपको सभी उपन्यासों के जो पात्र हैं वो जरूर याद रखने हैं। गुलबिया जो है ये नायक है, साधारण किसान की लड़की मध्यम वर्गीय परिवेश में पलकर अभिनेत्री हो जाती है और बाद में कृत्रिम जीवन से ऊबकर सीधे साधे ग्रामीण परिवेश में लौट आती है। इस उपन्यास का कथानक यथार्थवादी और स्वाभाविक क्रम से विकसित नहीं हो पाता है। मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति भी इस उपन्यास में आपको कम देखने को मिलती है। ऋतुचक्र उपन्यास है जो 1969 में आता है और इस उपन्यास में जो ऋतुचक्र नाम का उपन्यास है, इलाचंद जोशी ने आधुनिकता के दबाव के कारण पिछले सभी मूल्य, मान्यताएं और आदर्श जो ढह रहे हैं, किंतु उसके स्थान पर नए मूल्यों का निर्माण ना हो पाना, यानी क्या है, आदर्श जो हैं वो पूरी तरीके से अब क्या है, ढह रहे हैं, यानी कि समाप्त हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात क्या है कि नए आदर्श और मूल्यों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भूत का भविष्य 1973 में यह उपन्यास आता है। इस उपन्यास में इलाचंद जोशी अनुभव करते हैं कि आज की दुनिया में भय की सत्ता ही सर्वोपरि है। यह जीवन का एकमात्र सत्य बन गया है, यही जीने का सहारा है, इसे हम भूत का भविष्य कह सकते हैं। ये बात कहा है 1973 में प्रकाशित अपने उपन्यास भूत का भविष्य में। कवि की प्रेयसी 1976 में आता है। ये जो है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनेगा कि कवि की प्रेयसी जो उपन्यास है उसकी कथा कहां से ली गई है। तो ये मालविकाग्निमित्र नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की गई है। कालिदास ने भास के साथ भी इसका उल्लेख किया है और इसके विषय में इतिहास मौन है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। इलाचंद जोशी का उपन्यास है कवि की प्रेयसी। तो इस प्रकार हमने इलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यासों की बात की, उनमें प्रकाशित प्रकाशन वर्ष की बात की, महत्वपूर्ण नायकों की बात की और जो महत्वपूर्ण कथ्य था, जो विषय उठाया गया था, उसकी भी बात हमने इस वीडियो के अंतर्गत की। इसके साथ साथ कुछ और जरूरी प्रश्नों की बात की है। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जो हमने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बार जो प्रश्न आप जिन प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे उनको आप कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव और सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।